तो आइए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दो हमें टेबल दिए हुए हैं, दो समुच्चय दिए हुए हैं। पहले टेबल में शोध विधियां दे रखी हैं और दूसरे टेबल में उसकी विशेषताएं दे रखी हैं। तो हमको सुमेलित करना है शोध विधियों को उसकी विशेषताओं से। शोध विधियां प्रयोगात्मक विधि, कार्योत्तर विधि, ऐतिहासिक विधि और निर्जातीय विधि, चार विधियां हमारे पास। प्रयोगात्मक मतलब एक्सपेरिमेंटल, कार्योत्तर मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल और निर्जातीय यानी एथनोग्राफी। ये चार शोध विधियां हैं और इसका ये हमारे सामने विशेषताएं हैं। हम एक एक विशेषता पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी विशेषता मैच करती है। एक वृहद प्रतिदर्श से समग्र पर सामान्यीकरण। अब देखिए, वृहद प्रतिदर्श मतलब बड़ा प्रतिदर्श, वृहद मतलब बड़ा, प्रतिदर्श मतलब सैंपल। मैं आपको एक एक समझाऊंगा जिससे आपको बहुत आसान लगेगी हर चीज। एक वृहद प्रतिदर्श से समग्र पर सामान्यीकरण। एक बड़े सैंपल से समग्र पर सामान्यीकरण तो बहुत सारे शोध का हिस्सा होता है। आपके मौलिक शोध का भी हिस्सा है और बहुत सारे प्रयोगात्मक शोध का भी हिस्सा है, बहुत सारे शोध का हिस्सा है। तो ये एक ऐसा वाक्य है जो बहुत सारे शोध में लगता है। आगे देखते हैं। पूर्व घटित घटनाओं के स्वरूपों को मुख्य और गौण स्रोतों के माध्यम से स्थापित करना। अब देखिए, पूर्व घटित घटनाओं का अध्ययन जो है वो ऐतिहासिक शोध में होता है और ऐतिहासिक शोध की एक खासियत और होती है, ये प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत दोनों के आंकड़े काम में लेता है। तो ये जो 2 नंबर है ये ऐतिहासिक विधि है। सी का उत्तर 2 नंबर है। अब आप यहां पे रोक सकते हैं एग्जाम में कि एक चीज हमारे समझ में आ गई कि ये तो पक्का हो गया, पूर्व घटित घटनाओं के स्वरूपों का अध्ययन कर रहे हो तो वो तो ऐतिहासिक में ही होता है। अब आप जैसे ही आपको समझ में आया एक, आप तुरंत ऑप्शन पे चले जाओ और देखिए कि सी में 2 किस में है। तो हमने पाया कि C2 इस ऑप्शन में है, C2 और किसी में भी नहीं है। तो एग्जाम में ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप एक चीज समझ में आई, एक वाक्य समझ में आया और तुरंत उससे आपने हल कर दिया और आंसर निकाल लिया। अब यहां पर तो हम बाकी भी अध्ययन करेंगे। सेकंड पे चलते हैं। ये तो आपका सी था, C2। अब आगे देखते हैं। साझाकृत व्यवहारों के स्वरूपों का अध्ययन करना। देखिए, साझाकृत व्यवहार का मतलब होता है आप किसी व्यक्ति के साथ रह करके उसके व्यवहार को साझा कर रहे हैं। और कहीं आप जब किसी का संस्कृति समझने के लिए या किसी समुदाय को आप पूरा अध्ययन करने के लिए उनके साथ रह करके उनके व्यवहार को साझा करते हो, तो ये निर्जातीय विज्ञान या निर्जातीय शोध होता है। यानी डी जो है वो 3 है। तो सी सेकंड हो गया, डी थर्ड हो गया। अब नियंत्रण के माध्यम से कारण और प्रभाव का निर्धारण। तो नियंत्रण के माध्यम से कारण और प्रभाव का निर्धारण, ये जो वर्ड है ना, नियंत्रण, कारण, प्रभाव, ये वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ प्रयोगात्मक होते हैं। तो प्रयोगात्मक इसका उत्तर है। ए का आंसर है 4। और प्रेक्षित प्रभावों से कारण परक कारकों का पता लगाना। तो फिर वही बात आ गई, कारण परक कारकों का पता लगाना, यानी प्रभाव और कारण प्रभाव का अध्ययन। यहां भी कारण प्रभाव का अध्ययन हो रहा है, लेकिन यहां सिर्फ प्रेक्षित प्रभाव यानी जो पहले हो चुके हैं उनका अध्ययन हो रहा है, अर्थात कार्योत्तर विधि। बी का 5। तो हमारा आंसर ये आ गया। अब वापस अपने ऑप्शन से चलते हैं और देखते हैं। ए का 4 ये रहा, बी का 5, सी का 2 और डी का 3। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये था आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रतिदर्श प्रतिचयन की प्रक्रिया आनुभविक आगमनात्मक प्रतिमान वाले शोध रूप के लिए उपयुक्त होगी। अब यहां आपको एक बात बता दूं, आगमनात्मक प्रतिमान गुणात्मक में होते
और निगमनात्मक प्रतिमान मात्रात्मक में होता है। ठीक, आगमनात्मक गुणात्मक का हिस्सा है और निगमनात्मक मात्रात्मक का हिस्सा है। अब हमें आगमनात्मक ढूंढने यानी इनमें से गुणात्मक ढूंढने, तो गुणात्मक देखते हैं कौन कौन से। सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श प्रतिचय। अच्छा, एक यहां बात बता दूं, गुणात्मक शोध के लिए जो आप निदर्शन विधियां इस्तेमाल करते हो वो निदर्शन विधियां कौन सी होती हैं? वो निदर्शन विधियां होती हैं नॉन प्रोबेबिलिटी या गैर संभाव्य निदर्शन पद्धतियां। गैर संभाव्य, अब देखिए एक शब्द से कड़ी जुड़ती गई। जैसे उसने कहा आनुभविक आगमनात्मक, आगमनात्मक गुणात्मक शोध में होता है और गुणात्मक शोध में जो निदर्शन पद्धतियां इस्तेमाल होती है वो गैर संभाव्य नॉन प्रोबेबिलिटी वाली होती है। तो गैर संभाव्य कौन कौन सी होती हैं? जैसे स्नोबॉल निदर्शन है, जैसे कोटा सैंपलिंग, कोटा निदर्शन है, ये सब जो है गैर संभाव्य। जैसे एक्सीडेंटल सैंपलिंग है ना, वॉलंटियर सैंपलिंग है, ये सारी गैर संभाव्य है। सामान्य यादृच्छिक तो संभाव्य है, व्यवस्थित प्रतिदर्श भी संभाव्य है, स्तरित प्रतिदर्श प्रतिचयन ये भी संभाव्य है। अब डी ऑप्शन देखिए, कोई भी गैर संभाव्य आधारित प्रतिदर्श प्रतिचयन प्रक्रिया, ये आपका आंसर आ गया। तो कीवर्ड से, किसी भी कीवर्ड से आपने आंसर को कड़ी से कड़ी जोड़ करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा, साहित्य की समीक्षा के प्रयोजन में क्या शामिल है? अब साहित्य की समीक्षा का प्रयोजन क्या है? साहित्य की समीक्षा क्यों करते हैं हम? देखिए सबसे पहला उद्देश्य होता है साहित्य की समीक्षा का कि वो जो आप शोध की समस्या आपने पहचानी है, अपने शोध के लिए आपने जो शोध समस्या का निर्धारण किया है, उस शोध समस्या का निरूपण करने के लिए उस विषय को समझना, नंबर एक। नंबर दो, इस समस्या पर आधारित जो शोध की पद्धतियां पहले प्रयोग में ली गई हैं उनको समझना। नंबर तीन, सबसे इंपॉर्टेंट, शोध प्रश्नों को निरूपित करना, शोध प्रश्न का प्रतिपादन करना। क्या होता है कि जब आप साहित्य की समीक्षा करते हो तो उससे आपको शोध प्रश्न बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो पहला, विषय की पृष्ठभूमि को समझना, बिल्कुल सही है, ए एकदम सही है। विषय की पृष्ठभूमि को समझ आ जाती है आपकी साहित्य की समीक्षा से। साहित्य क्या है, उस विषय से संबंधित साहित्य या इस शोध से संबंधित, इस शोध समस्या से संबंधित आज से पहले कितने लोगों ने शोध किया है, उस साहित्य की समीक्षा। तो उससे क्या है, पृष्ठभूमि समझ में आ जाती है। शोध प्रश्नों को प्रतिपादित करना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, शोध प्रश्नों को प्रतिपादित करने में बहुत मदद मिलती है। संगत पद्धति का पता लगाना, यह भी मैंने अभी आपको बताया था कि शोध समस्या से संगत इस पद्धति में किस तरह से पद्धति प्रयोग में ली गई है आज से पहले, उसका पता लगाना। ए, बी और सी तीनों सही है और एक साथ ए, बी और सी किस किस में देख लीजिए, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तुम्हारा उत्तर इन दो में से एक है। शोध के नीतिगत पहलुओं पर वाद विवाद करना, नहीं, नीतिगत पहलुओं पर वाद विवाद करने के लिए साहित्य की समीक्षा हम बिल्कुल नहीं करते। डी तो बिल्कुल गलत है, तो ये भी आपका रिजेक्ट हो गया। आंसर तो आ चुका हमारा, हम बाकी दो भी पढ़ते हैं। ग्रंथ सूची का गहन विश्लेषण करना, नहीं दोस्तों, ग्रंथ सूची का विश्लेषण करने के लिए आप समीक्षा नहीं कर रहे, क्योंकि ग्रंथ सूची तो सबकी अपनी अपनी होती है। मैं जिस शोध को कर रहा हूं और मैं जिन किताबों या पत्रावलियों का इस्तेमाल करूंगा, अध्ययन करूंगा, वो अलग होंगी, किसी और ने की वो अलग होंगी, और उसका विश्लेषण नहीं करना मुझे, सिर्फ मुझे विषय की पृष्ठभूमि समझनी, आंकड़ों के स्रोत को समझना है। तो आंकड़ों के स्रोत की पहचान करना, यह सही है। तो ए, बी, सी और एफ हमारा उत्तर है, यह आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथा, नीचे दिए गए समुच्चयों में से आपको सुमेलित करना है। ये पहला समुच्चय है, ये दूसरा है, और इसको हमको सुमेलित करना है। पहला पॉइंट है शोध प्रबंध या लघु शोध प्रबंध, शोध पत्र, कार्यशाला और संगोष्ठी, ये चार हैं। अब इन पर आधारित हमको ऑप्शंस देखने हैं।
विचारों की उन्मुक्त अभिव्यक्ति पर आधारित। देखिए, विचारों की उन्मुक्त अभिव्यक्ति पर आधारित बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए इस लाइन से अभी हमें पता नहीं चल रहा, तो हम इसको भी छोड़ेंगे और आगे देखेंगे। समूह आधारित विमर्श जो विनिर्दिष्ट होता है। अब देखिए, समूह आधारित विमर्श जो विनिर्दिष्ट होता है, विनिर्दिष्ट का मतलब वो जो विमर्श है उसको आप काम में लेते हो, उस पर कुछ कार्य करते हो, ये कार्यशाला का हिस्सा होता है। कार्यशाला में समूह आधारित आप विमर्श करते हो और उसको विनिर्दिष्ट करते हो। विनिर्दिष्ट का मतलब उसको इस्तेमाल करते हो, और ऐसा कार्यशाला में किया जाता है। तो सी का आंसर तो 2 है। अब स्मार्ट वर्क के हम देखेंगे ऑप्शन में जाके कि C2 कितने ऑप्शंस में है, और हमें पता तुरंत चल जाएगा एक ही ऑप्शन। अभी हम ऑप्शन ही देखेंगे, पहले आपको सारा समझा दूं। तो जैसे ही हमने ऑप्शन देखे, ये आपको तरीका सिखा रहा हूं, इसको आप एग्जाम में जरूर लगाइएगा। मैंने अभी एक क्वेश्चन इसी तरीके से करके दिखाया था आपको। अब C का 2 है, मैं समझ में आ गया। जैसी एक चीज पकड़ में आई, तुरंत आप ऑप्शन पे जाइए और देखिए C2 कितनों में। एक में ही मिलेगा, गारंटी से बोलता हूं, हमेशा ऐसा ही होता है। 99% आपको एक में ही मिलेगा। चलिए और देखते हैं। विशिष्ट प्रकरणों पर आधारित विमर्शी चर्चाएं। अब यह संगोष्ठी का हिस्सा है कि एक संगोष्ठी में आप कुछ ही विशिष्ट प्रकरण पर आप चर्चाएं करते हो, संगोष्ठी उसी को कहते हैं। तो डी का आंसर 3 है, विशिष्ट प्रकरणों पर आधारित विमर्शी चर्चाएं। नेक्स्ट, कृत शोध की संक्षिप्तिका पर आधारित प्रस्तुतिकरण। अब देखिए, कोई भी शोध होता है, उसकी जब आप संक्षिप्तीकरण मतलब उसका एक सार के रूप में आप कोई प्रस्तुतिकरण करते हो, तो उसे शोध पत्र कहते हैं। शोध पत्र या शोध प्रपत्र या शोध आलेख में भी ऐसा ही होता है। शोध आलेख में भी आप किसी शोध के बारे में चर्चा करते हो, उसके बारे में बताते हो। तो किसी कृत शोध की संक्षिप्तिका पर, उसकी जो सार है, उस पर आप जब प्रस्तुतिकरण देते हो तो वो शोध पत्र कहलाता है। बी का आंसर है 4। और व्यवस्थित एवं निर्धारित प्रारूप शोध प्रबंध में होता है। शोध प्रबंध जो है वो एक व्यवस्थित और निर्धारित प्रारूप है, एक फिक्स फॉर्मेट है। उसी फॉर्मेट में आपको शोध प्रबंध लिखना होता है। तो ए का 5 है, बी का 4 है, ए 5, बी 4, सी 2 और डी 3। ये हमारा उत्तर आ गया। अब देखते हैं ये कहां पर है। ए का 5 कहां पर है? अब ए का 5 ये रहा। ए का 5, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। और ऐसे सुमेलित वाले क्वेश्चन जब भी आ जाएं, बेस्ट तरीका है, आप पूरे टेबल को अध्ययन करने में अगर कंफ्यूजन हो तो आप कोई एक आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया मजबूत कि ये तो पक्का यही है, तो आप उसके आधार पे तुरंत कर सकते ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध निम्न में से किससे संबद्ध है? अब सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध जब हम करते हैं, तो सामाजिक विज्ञान में कोई भी प्रयोग आप करते हैं तो उसके लिए आपका जो फिलॉसफी होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आपका जो दर्शन है, जो आपकी सोच है, वो होनी चाहिए कि जिस तरह की मुझे प्राकृतिक सेटिंग्स में जो चीज़ दिख रही है उसमें मैं मेरा अपना ओपिनियन, अपना भावना न लगा करके उसको उसी रूप में समझूं, उसके गुणों का अध्ययन करूं, एक सकारात्मक दर्शन, एक सकारात्मक सोच के तहत। अगर मेरी कोई सोच उसके विरुद्ध है तो मैं वो नेगेटिविटी मेरी सोच में नहीं लाऊं। सकारात्मक दर्शन का ये मतलब नहीं होता कि कोई चीज वास्तव में नेगेटिव है तो उसके लिए भी आप पॉजिटिव हो जाओ, नहीं। सकारात्मक दर्शन का मतलब तो जो चीज जैसे है उसको उसी रूप में बिना अपना भावना लगाए उसे उसी रूप में लेनी है। तो ऐतिहासिक कलाकृतियों का इसमें कोई काम नहीं है। सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध में ऐतिहासिक कलाकृति पे तो कोई प्रयोगमूलक शोध होता नहीं है। ये तो कलाकृतियों का तो अध्ययन होता है और विवरण दिया जाता है। काल्पनिक कथानक है नहीं है, सामाजिक शोध में काल्पनिक नहीं होता, वास्तविक होता है। और धार्मिक प्रथा नहीं है ये दर्शन इसका सकारात्मक होना चाहिए, ये इससे संबद्ध होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पीयरमैन की रो का परिकलन अगर हमको करना है, रो को ऐसे लिखते हैं और इसका जो सिंबल है वो ऐसा होता है। स्पीयरमैन रैंक परीक्षण
ये परीक्षण अप्राचलिक परीक्षण के हिस्से में आता है। और इसमें जो आंकड़े आते हैं वो आंकड़े सांख्यिक आंकड़े नहीं होते हैं, वो समग्र के बारे में कुछ व्यवस्थित चीज नहीं बता पाते हैं, इसलिए इसे अप्राचलिक या अपरासांख्यिकी परीक्षण कहते हैं। और दोस्तों स्पीयरमैन में आप जो परिकलन करते हो वो रैंक्स का करते हो, तो नामिक आंकड़े नहीं, वास्तविक मान नहीं, द्विभाजी आंकड़े नहीं, रैंक। आप स्पीयरमैन में, इसका नाम भी यही है, स्पीयरमैन रैंक परीक्षण। तो स्पीयरमैन का जो रैंक का परीक्षण है उसमें आप जो आंकड़े दिए हुए होते हैं वो अप्राचलिक या अपरासांख्यिकी होते हैं, उसमें आप वस्तुओं या व्यक्तियों का एक रैंकिंग में उसको निरूपित करते हो, क्योंकि वो आंकड़े पूरे सांख्यिकी रूप में नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोध का वह प्रतिमान जो शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर बल देता है, क्या कहलाता है? अब देखिए, शोध का वह प्रतिमान जो शोधार्थी और अभ्यासकर्ता की देखिए कीवर्ड देखिएगा बाप, व्यावसायिक विशेषज्ञता का विकास। जहां पर भी ये विकास वर्ड आ गया, विशेषज्ञता मतलब जो आपने शोध किया उसका परिणाम और उसका विकास, तो विकास वर्ड आ जाए, इंप्रूवमेंट कोई चीज को बेहतर बनाना वर्ड आ जाए, या सुधार शब्द आ जाए, तो ये सारे शब्द क्रियात्मक शोध का हिस्सा है। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो क्रियात्मक शोध को निरूपित करते हैं। तो आप ये जो मैं ट्रिक्स आपको सिखा रहा हूं, इससे इन शब्दों को देखते ही आप तुरंत क्रियात्मक शोध कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों में सुधार की योजना बनाता है। इस संबंध में किस प्रकार का शोध स्वरूप मददगार होगा? देखिए, अगर वो अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अध्ययन की आदतों में सुधार ला रहा है तो उसे हर रोज उसके बारे में, उस सुधार लाने की क्रिया को हर बार नए तरीके से अप्लाई करके, प्रयोग करके देखना पड़ेगा कि सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो जो भी योजना बनाएगा उसका क्रियान्वयन उसे करना पड़ेगा, फिर उसका अवलोकन करेगा, हो रहा है नहीं हो रहा, फिर उस पर चिंतन करेगा, फिर वापस चेंज करेगा। ये सारी क्रिया चक्रीय है, और चक्रीय शोध शिक्षा में, शिक्षण क्षेत्र में क्रियात्मक शोध होता है। तो क्रियात्मक शोध का ये रूप है। नेक्स्ट, 9वां क्वेश्चन। शोध के उन चरणों की पहचान कीजिए जिसमें नैतिक निहितार्थों का मुद्दा प्रासंगिक होता है। अब देखिए, नैतिक निहितार्थों का मुद्दा का मतलब इस आंकड़ों में कौन सा वो आंकड़े हैं जो शोध नैतिकता के दायरे में आते हैं। तो शोध नैतिकता के दायरे में पहला, शोध के प्रश्न की पहचान और उसे परिभाषित करना। तो शोध के प्रश्न की पहचान करना, उसे परिभाषित करना, ये नैतिकता में नहीं आता। नैतिकता में क्या क्या आता है मैं आपको पहले ही बता देता हूं। प्रदत्त संकलन, प्रदत्त विश्लेषण, आंकड़ों की व्याख्या, शोध परिणाम, है ना, किसी व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन करना, किसी व्यक्ति ने जिसने आपकी मदद की है इस प्रदत्त संकलन में, या उसने किसी आंकड़ों में आपकी मदद की है, शोध ने मदद की है, उसका नाम देना, ये सब नैतिकता में आता है। शोध की समस्या की पहचान करना, शोध प्रश्न का निर्माण करना, परिकल्पना का निर्माण करना, ये सब नैतिकता में नहीं आता। तो ये नैतिकता का हिस्सा नहीं है। हल प्रस्तावित करने के लिए चरों के मध्य संबंध को कलित करना भी नैतिकता नहीं है। शोध उपकरणों के उपयोग के माध्यम से प्रदत्तों का संकलन, हाँ, प्रदत्तों का संकलन जो है ये नैतिकता का मुद्दा है। समग्र और प्रतिदर्श चयन की पद्धति को परिभाषित करना, नहीं, प्रतिदर्श चयन की पद्धति परिभाषित करना नहीं है नैतिकता। प्रदत्त विश्लेषण और प्रयुक्त पद्धति, हाँ, ये नैतिकता में आता है। प्रदत्त संकलन, प्रदत्त विश्लेषण, ये सब नैतिकता में। और निष्कर्ष और परिणाम को प्रतिवेदित, ये भी नैतिकता का मुद्दा है। तो सी, ई और एफ हमारा उत्तर हो गया, ये आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नैतिकता का क्वेश्चन, शोध नैतिकता पे क्वेश्चन हर बार आ रहा है। जिसमें मानित चर के प्रभाव का मापन होता है उसे क्या संज्ञा दी जाती है? अब देखिए, मानित चर के प्रभाव का मापन, जहां आप प्रभाव का मापन कर रहे हैं वो तो प्रभावित चर या आश्रित चर है, जिसको आप, जिसके प्रभाव का मापन कर रहे हैं, तो ये आश्रित चर का भाग है। आज के लिए इतना ही।